हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम HTML के हेड टैग के अंदर यूज होने वाले जितने भी टैग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता होने चाहिए उन सभी को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और नहीं समझ में आए तो बार बार देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टैग हेड टैग के अंदर यूज होने वाला वो कौन सा है? टाइटल टैग। सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख देते हैं। वो क्या है? पहली लाइन डॉक टाइप। अब हम नोटपैड प्लस प्लस में लैंग्वेज में गए, एच पे गए, HTML चूज किया जिससे कोड थोड़ा बेहतरीन दिखेगा। सबसे पहले HTML टैग ओपन हुआ, क्लोज भी होगा, उसके अंदर हेड टैग। अब हमें हेड टैग के अंदर के टैग्स को पढ़ना है। सबसे पहला टैग कौन सा है? टाइटल टैग। सबसे पहले यूज कर लेता हूँ टाइटल टैग, जिससे समझ में आसानी से आएगा। तो ये है टाइटल टैग। सबसे पहली बात, ये एक पेयर टैग है और यूज कहाँ होगा? हेड टैग के अंदर। और इसका क्या काम है? इसका काम बताने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हर एक टैग का कोई ना कोई काम है। तो अब हम जितने भी टैग्स पढ़ रहे हैं उनमें हमें क्या समझना है? सबसे इंपॉर्टेंट, उस टैग का क्या काम है और वो कैसे यूज करें, मतलब उसका सिंटैक्स। और कहाँ यूज करें ये तो हम धीरे धीरे जब समझ जाएंगे उसका क्या काम है तब अपने आप पता चल जाएगा कि उसको कहाँ यूज करें। अब जैसे टाइटल टैग कहाँ यूज होगा? हमेशा हेड टैग के अंदर। इसका क्या काम है? इसका काम है हमारे वेब पेज को एक टाइटल प्रोवाइड करना। जैसे कि अब कोई इंसान है, उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं हम, तो ऐसे ही टाइटल टैग का क्या काम है कि हमारे इस वेब पेज को कोई नाम प्रोवाइड कर देना। क्या? टैग्स इन हेड एलिमेंट। तो ये हमने इसका क्या दे दिया? टाइटल। तो यही काम है टाइटल टैग का। अब रन करते हैं, देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ा वेब पेज पे। Ctrl+S से सेव करते हैं, नाम कुछ रख देते हैं, टाइटल रख देते हैं। सेव किया, लोकेशन पे गए, रन करने के लिए डबल टैप और रन। तो अब आप देख रहे हो हमारे वेब पेज पे कोई असर सा नहीं दिख रहा, लेकिन आप यहाँ देखो टूल बार पे टैग्स इन हेड एलिमेंट जो हमने टाइटल दिया था, तो यहीं पर आएगा हमारा टाइटल। तो यही काम है टाइटल टैग का। आप समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग वो कौन सा है? स्टाइल टैग। अब टाइम सेव करने के लिए मैंने उस पर एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो समझते हैं स्टाइल टैग को। यह है स्टाइल टैग का एक एग्जांपल मैंने यूज कर रखा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये यूज कहाँ होगा? हेड टैग के अंदर। दूसरी बात, ये क्या है? एक पेयर्ड टैग, मतलब एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। और टाइप एट्रीब्यूट स्टाइल टैग के अंदर हमेशा यूज करना चाहिए। नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आज के ब्राउजर बहुत एडवांस है, आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। अब थर्ड बात, आप ये सोच रहे होगे भाई स्टाइल तो एक एट्रीब्यूट था, तो क्या ये एक टैग भी है? तो हाँ भाई, ये एक टैग भी है। इसका भी वही काम है जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट से करते थे। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हम एट्रीब्यूट से हम टैग यूज कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि हमें अगर हर एक एलिमेंट में सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब उन सबके कलर सेम देने हैं या उन सबके फॉन्ट साइज सेम देने हैं, तो हर एक में हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए उस हेडेक से बचने के लिए हम स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग यूज कैसे करते हैं? सिंटैक्स क्या है? वही ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके अंदर उसका कंटेंट। अब कंटेंट का एक सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? इनको क्या कहते हैं? इस पूरे हिस्से को सिलेक्टर। अब सिलेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा। कौन सा? आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने क्लास और आईडी एट्रीब्यूट पहले ही पढ़ रखा है। अगर आपको नहीं पता क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, तो आप HTML एट्रीब्यूट वाली वीडियो इस सीरीज की देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हमने क्लास और आईडी दी थी, मान लो हमने इस एलिमेंट को एक क्लास दे दी पैरा, और हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सेम क्लास में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V यही क्लास दे देता हूं पैरा, और H2 कर देता हूं, एलिमेंट चेंज, लेकिन क्लास क्या है? सेम। अब सेम क्लास है, दिस इज सेकेंड हेडिंग, यहां लिख देते हैं कंटेंट में। तो अब हमें कोई स्टाइलिंग देनी है इस क्लास को, तो उसका सिलेक्टर कैसे बनाएंगे? डॉट के बाद क्लास का नाम। सिंटैक्स क्या है सिलेक्टर का? डॉट के बाद क्लास का नाम। ये कौन सा सिलेक्टर हो गया? क्लास सिलेक्टर। उसके बाद अब ये करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एक साथ कर लेना, उसके अंदर वही वाला सिंटैक्स जो प्रॉपर्टी में यूज करते थे किसी भी एट्रीब्यूट के। प्रॉपर्टी नेम कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी नेम हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो स्टाइल के अंदर मैंने आपको बताई थी बहुत सारी, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज,
या ओनली कलर, तो मैंने यहाँ क्या यूज कर रखी है, सिर्फ ओनली कलर, उसकी वैल्यू क्या दे दी, ग्रीन। अब आप ग्रीन की जगह कोई भी हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हो। तो ये समझ गए क्लास सिलेक्टर। दूसरा समझते हैं आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर भी सेम सा है। आईडी क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक बार देते हैं, तो आईडी सिलेक्टर सिर्फ एक ही एलिमेंट के काम आएगा। उसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हैश ये बता देगा कि ये आईडी सिलेक्टर है। उसके बाद उसका आईडी में जो आपने एलिमेंट का नेम दिया था, यहाँ पर ये देखो ये रहा माई पैरा, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा हैश के बाद माई पैरा आईडी सिलेक्टर। और बाकी आगे का सिंटैक्स सेम है जैसा कि क्लास सिलेक्टर का था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टाइल टैग का क्यों यूज करते हैं। स्टाइल टैग का क्या काम है, हमारे पूरे के पूरे वेब पेज की स्टाइलिंग एक जगह लिखने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ताकि हमारा कोड थोड़ा छोटा हो सके और हमें समझने में आसानी हो, बेवजह की ज्यादा लाइन्स यूज ना करें। तो इसके काम आता है स्टाइल टैग। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए लोकेशन पे जाते हैं, डबल टैप करते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ा। तो ये देखो, दिस इज अ हेडिंग, ये H1 हेडिंग थी हमारी सबसे पहले। तो इसका कलर क्या दे रखा था मैंने, ग्रीन। तो हेडिंग का कलर क्या है, ग्रीन। अगर हम यहाँ पर ब्लू दे दें, कंट्रोल एस से सेव करा, रिफ्रेश करा, तो ये देखो ब्लू आ गया। दोनों में ब्लू हो गए, फर्स्ट और सेकंड लाइन। क्यों, क्योंकि हमने H1 और H2 को यहाँ पर सेम क्लास दी थी पैरा, और पैरा सिलेक्टर की कलर प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, चेंज, वो क्या कर दिया, ब्लू। तो इसलिए दोनों की दोनों ब्लू हो गई। अब सेकंड समझते हैं, इसका क्या फर्क पड़ा आईडी एट्रीब्यूट का। आईडी एट्रीब्यूट का कलर हमने क्या दिया था, रेड। तो यहाँ पर ये दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या आया, रेड कलर का। तो यही काम है स्टाइल टैग का। अब एक बात और बता दूं आपको कि जब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो वो कौन सी स्टाइलिंग होती है, इनलाइन स्टाइलिंग। और जब हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं कहां पे, हेड टैग के अंदर, तो वो कौन सी स्टाइलिंग होती है, इंटरनल स्टाइलिंग। और एक होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। वो क्या है, जब हम इस स्टाइल टैग को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लिख के सेव करके यहां पर लिंक कर दें हेड के अंदर। अभी इसी वीडियो में हम लिंक करना भी सीखेंगे। तो जब हम लिंक करते हैं किसी एक्सटर्नल स्टाइल डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो 3 तरीके की स्टाइलिंग भी समझ गए। तो यही तीनों मिलके क्या है, CSS। थोड़ा बहुत जान लिया हमने CSS के बारे में भी। अब एक और बात बता दूं कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टर के अंदर। जैसे हम आईडी सिलेक्टर के अंदर फॉन्ट साइज यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज वही नाम, फॉन्ट साइज, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या दे दें, 60 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पर गए, रन किया, रिफ्रेश किया, और ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ, बड़ा हो गया 60 पिक्सल। क्यों, क्योंकि हमने जो आईडी सिलेक्टर था उसमें एक और प्रॉपर्टी यूज कर ली, वो क्या है, फॉन्ट साइज। अब कंप्लीट कर देते हैं उसका सिंटैक्स, वो क्या है, एक सेमीकोलन से उसको क्लोज कर दो। तो यही है ओवरऑल स्टाइल के बारे में। अब समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग। हेड के अंदर जो यूज होता है वो कौन सा है, बेस टैग। उसके ऊपर भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं। ये रहा वो। टाइम सेव करने के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बात, रन करके जरूर देखने हैं सारे कोड और खुद से लिखने हैं। लेकिन आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हर एक वीडियो में मैं यूज करता हूँ, उन सब की लिंक वीडियो वाइज आपको हर एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा हर एक कोड को खुद लिखो और खुद रन करो। कोई भी एरर आए तो कमेंट करना, जरूर सॉल्व करूँगा। तो आप समझते हैं बेस टैग को। सबसे पहले बेस टैग का कोई ना कोई काम होगा, जैसे हर एक टैग का कोई काम होता है। तो बेस टैग का काम क्या है, हमारे वेब पेज में जितने भी लिंक्स यूज होने वाले हैं उन सबको एक बेस एड्रेस प्रोवाइड करना। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले इमेज टैग और एंकर टैग को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इमेज टैग क्या है, ये बॉडी के अंदर यूज होता है और किस काम आता है, हमारे वेब पेज पे इमेज को दिखाने के लिए। अब इसके अंदर src एट्रीब्यूट यूज होता है, जिसके अंदर हमें हमारी इमेज की कंप्लीट लोकेशन या लिंक प्रोवाइड करनी होती है। तो यही काम आता है बेस टैग। कैसे कि हमें यहाँ पर कंप्लीट लिंक प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़े, उसकी जगह बस हम नाम लिख दें उस इमेज का एक्सटेंशन के साथ, और उसकी बाकी प्रीवियस लोकेशन हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, बेस टैग के अंदर href के अंदर डी न्यू फोल्डर के अंदर मैंने ये वाली youtube.jpg सेव कर रखी है। तो इससे क्या होगा, अब मैं फर्दर जितनी भी इमेज इस फोल्डर के अंदर सेव होगी वो डायरेक्ट नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। यही है बेस टैग का काम।
और इमेज एट्रीब्यूट समझ गए। अब एंकर टैग भी समझते हैं थोड़ा सा। एंकर टैग का क्या काम है कि इसके अंदर के कंटेंट लर्न HTML ऑन देव विजेक्स चैनल, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस वाली लिंक पे पहुंच जाओगे। यही काम है एंकर टैग का। और लिंक कैसे देते हैं? href एट्रीब्यूट के थ्रू। अब इसके अंदर मैंने स्टाइल यूज कर रखा है ताकि थोड़ा बड़ा दिखे आपको, लर्न HTML ऑन देव विजेक्स। अब ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए कि इसमें भी आप बेस का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आप टारगेट दे सकते हो, टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके। इससे आप बता सकते हो कि जब आप इस लिंक पे जाओ तो आप अपने सेम वेब पेज को एक्सचेंज कर दो या नए टैब पे इस लिंक को खोलो ब्राउजर के अंदर। तो वो कैसे? उसके लिए आप टारगेट के अंदर 4 वैल्यू दे सकते हो। कौन कौन सी? ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। सभी क्या होंगी? अंडरस्कोर के बाद। ब्लैंक से क्या होगा? ब्लैंक से आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे लर्न HTML ऑन देव विजेक्स, तो आप एक नए टैब पे जाओगे इस लिंक पे। देखने के लिए कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, रन करने के लिए लोकेशन पे जाते हैं, डबल टैप करते हैं बेस टैग पे और ये हो गया रन। अब देख रहे हो यूट्यूब, ये हमारी वो इमेज थी, ये मैंने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर यूज कर रखी है क्योंकि यूजर को जो भी दिखेगा वो कहाँ होगा? बॉडी टैग के अंदर। अब यहाँ मैंने HTML टैग यूज नहीं किया, ये बताने के लिए कि भाई आपका कोड तो रन करेगा बिना HTML के, लेकिन एक अच्छे कोडर की पहचान है कि आपको जो बेसिक सिंटैक्स है वो यूज करना चाहिए। वो क्या? कि HTML टैग भी यूज करना चाहिए, लेकिन आपका कोड तब भी रन करेगा। तो आप समझते हैं यहाँ पर जो रन हुआ उसको। तो ये हमारी इमेज आ गई। कैसे आ गई? ये हमारी इमेज SRC के थ्रू आई। अगर हम ये लोकेशन पूरी की पूरी यहाँ कंट्रोल X से कट करके और यहाँ करके सेव करते हैं और कंट्रोल S से सेव करके रन करते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट लोकेशन है हमारे इस पूरी इमेज की, तो हम ये इस इमेज के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस टैग ने क्या किया कि अब इस फोल्डर पे, इस बेस लोकेशन पे जितनी भी इमेज है, आप बस उनके नाम के साथ ही उनको एक्सेस कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। तो यही काम है बेस टैग का। और टारगेट का क्या? उसके लिए दोबारा से जाते हैं अपने रन पे और क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब देखो एक नए टैब पे इस वाले लिंक पे चले गए हम। अब ये लिंक मैंने कहाँ दिया था? एंकर टैग के अंदर, ये रहा। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ या टॉप या पेरेंट कुछ भी दे दूं तो क्या होगा? कंट्रोल S से सेव करते हैं और क्लिक करके देखते हैं। पहले रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा कोड भी न्यू आ जाए, और अब क्लिक करते हैं। तो अब आपने देखा कि इस सेम वेबसाइट पे जो हमारा वेब पेज खुला हुआ था, उसी टैब पे उस एंकर टैग की लिंक ओपन हो गई। अब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। तो अभी हमारा काम क्या है? समझना कि टारगेट एट्रीब्यूट का क्या काम है। तो टारगेट से ये समझ गए कि सेल्फ, टॉप या पेरेंट, इनको यूज करेंगे तो हमारी लिंक सेम टैब पे ही खुल जाएगी ब्राउजर के, मतलब हमारे वेब पेज को रिप्लेस कर देगी। अगर आप ब्लैंक यूज करते हैं तो वो एक नए टैब पे खुलेगी। अब एक और बात बता दूं, बेस टैग हमें अपने वेब पेज पे सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए। तो समझ गया बेस टैग क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग को समझते हैं, वो कौन सा है? मेटा टैग। अब उस पर भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, सबसे पहले उसे खोलते हैं। ये रहा वो डॉक्यूमेंट। अब मेटा टैग किस काम आता है? मेटा टैग और कैसे यूज करते हैं? सबसे पहली बात, कहाँ पर यूज करते हैं? मेटा टैग हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। ये एक सेल्फ क्लोजिंग या फिर अनक्लोज्ड टैग है या फिर अनपेयर्ड टैग है। अब मेटा टैग का क्या काम है? आपको याद हो तो मैंने हेड में बताया था कि इसके अंदर हम मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है वो मैंने उस वीडियो में बता दिया था। अब मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? मेटा टैग। मेटा डेटा कैसे डेटा? जैसे कि डिस्क्रिप्शन, हमारी वेबसाइट के रिलेशन में डिस्क्रिप्शन, तो वो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हो। वेबसाइट का ऑथर दे सकते हो। ऑथर क्या? जैसे देव विजेक्स, आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये यूजर को शो नहीं होगा, लेकिन अब ये मेटा डेटा हो गया, हमारे सर्च इंजन, हमारे ब्राउजर के काम आएगा, जिससे बेटर सर्च एक्सपीरियंस मिलेगा यूजर को और हमारी वेबसाइट की SEO भी अच्छी होगी। तो बहुत सारे मेटा डेटा हैं, तो कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज करने चाहिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर। वो सबसे पहला क्या है? कैर सेट। अब कैर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट। आप ये नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट सेट होता है अब कैरेक्टर सेट मेटा डेटा में। वो क्या है? UTF-8। UTF-8 के अंदर आपके के सारे सिंबल्स और कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये बताता है कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से सिंबल्स और कैरेक्टर्स यूज होने वाले हैं।
तो UTF-8 क्या है कि सारे सिंबल्स सारे कैरेक्टर्स यूज करेंगे। अब अगला क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का सिंटैक्स नेम, नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन, कंटेंट के अंदर क्या है, फ्री ट्यूटोरियल्स। ऐसे ही फर्दर आप कोई भी मेटा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वो फॉर एग्जांपल कीवर्ड, तो कीवर्ड का भी यही सिंटैक्स है, नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कीवर्ड, ताकि बता दो कि कीवर्ड स्टोर करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड का कंटेंट। अब कंटेंट में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट AJAX JSON jQuery कंप्लीट कोर्स या कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, मतलब जितने ज़्यादा आप लिखोगे SEO में मदद करेंगे। ऑथर तो समझ में आ ही रहा होगा क्यों यूज़ करते हैं, कि हमारे वेबसाइट का ऑथर कौन है। HTTP इक्विव, अब ये थोड़ा सा समझ लो इसका क्या काम है। HTTP इक्विव के अंदर हम कई सारे वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है, रिफ्रेश, और भी बहुत सारे हैं, आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है तो यार गूगल बाबा जिंदाबाद है। तो इसका क्या काम है, रिफ्रेश का। रिफ्रेश वैल्यू दे दी तो आप कंटेंट के अंदर क्या वैल्यू दे सकते हो, सेकेंड्स में कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 30 20। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी हर 30 सेकेंड में। मैंने यहाँ 30 दे रखा है इसलिए। अब अगला है क्या, व्यू पोर्ट। नेम के अंदर व्यू पोर्ट, क्योंकि नेम के पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कंटेंट देना होता है। तो इसका मतलब मेटा डेटा के पास भी नेम एट्रीब्यूट, कंटेंट एट्रीब्यूट, HTTP इक्विव एट्रीब्यूट, तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। कब यूज़ करें कौन सा, तो ये कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ खास यूज़ नहीं करते, फिर भी आप देख सकते हो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो व्यू पोर्ट पे थे हम। व्यू पोर्ट का क्या काम है, व्यू पोर्ट का मतलब कि आपकी वेबसाइट फोन्स और टैब्स कैसा व्यू देगी, तो वो हम कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ कंटेंट के अंदर, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ के लिए हम क्या दे सकते हैं वैल्यू, उसकी डिवाइस विड्थ, मतलब जिस डिवाइस में हमारा वेब पेज खुले या ओपन हो तो वो उस डिवाइस की विड्थ ले ले अपने आप। यहाँ पर आप पिक्सल वगैरह में भी वैल्यू दे सकते हो। और इनिशियल स्केल का मतलब क्या, कि हमारी इनिशियल जूम वैल्यू, अब इनिशियल जूम वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 होती है और आप दे भी सकते हो। तो ये सारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट। अगर आप नहीं भी दोगे तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये HTTP इक्विव बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ऑथर आपको खुद देना होता है। कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये भी देना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं। कैरेक्टर सेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब बहुत सारे कैरेक्टर सेट होते हैं UTF-8 और वगैरह वगैरह, तो अगर आपको कैरेक्टर सेट के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए और अच्छे से समझना है तो कमेंट कर देना, कैरेक्टर सेट पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यही है ओवरऑल मेटा टैग। Ctrl+S से सेव करते हैं, रन करने के लिए लोकेशन पे जाते हैं, डबल टैप करते हैं फाइल पे और ये ब्राउज़र में ओपन होगी। अब आपके यूज़र एंड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दिख रहा है सब वाइट मेटा टैग example.html। अब इससे क्या पता चला कि अगर हम टाइटल ना दें किसी भी वेब पेज के अंदर तो हम जिस नाम से सेव करेंगे वही उसका टाइटल हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए। और मेटा टैग का रन करने से क्या पता चला कि मेटा टैग यूज़र एंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ब्राउज़र के काम आता है। तो मेटा टैग के बारे में बस इतना ही, और पढ़ना है तो गूगल बाबा जिंदाबाद। नेक्स्ट समझते हैं लिंक टैग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। ये रहा लिंक टैग का एग्जाम्पल, आप समझते हैं इस एग्जाम्पल को। अब लिंक टैग कैसे यूज़ करते हैं, ये रहा उसका सिंटैक्स। सबसे पहली बात कि ये एक अनक्लोज्ड टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यूज़ कैसे करते हैं, वैसे ही लिंक लिखा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है रिलेशन, ये टाइप एट्रीब्यूट आप दो चाना दो, देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कौन सा, text/css। अब ये टाइप अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले समझते हैं अब लिंक टैग का काम। लिंक टैग का क्या काम है, किसी भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को हमारे इस वेब पेज से लिंक करना, यही काम है इस लिंक टैग का। नॉर्मली इस लिंक टैग को हम स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी होती है, इंटरनल भी होती है और इनलाइन भी होती है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक टैग। अब उसके लिए एक सिंटैक्स है, क्या, एट्रीब्यूट रिलेशन है लिंक टैग के अंदर, इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर आपको अगर स्टाइल शीट लिंक करनी है तो इसके अंदर स्टाइल शीट वैल्यू देनी होगी, अगर कोई और तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी अलग अलग वैल्यू हैं। और जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो कमेंट कर देना। अब ये टाइप यहाँ पर हम text/css दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम किस फाइल को रिलेट करना चाहते हैं, स्टाइल शीट को, तो इसलिए text/css। तो टाइप भी रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दूसरी बात, टाइप आप नहीं भी लिखोगे तब भी ये काम करेगा आपका, लेकिन लिखना चाहिए। अब अगला href।
आपने याद आ रहा होगा HREF हमने कहीं और भी देखा है अभी अभी, वो कहाँ पर, बेस टैग के अंदर। बेस टैग के अंदर हम बेस एड्रेस को देने के लिए हम HREF का यूज़ करते हैं। तो इससे हमें समझ में आ गया HREF एट्रीब्यूट जहाँ भी यूज़ होगा वो कुछ ना कुछ लिंक या एड्रेस देने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर कौन सा एड्रेस देना होगा, हमारे उस फाइल का जो हम लिंक करना चाहते हैं। styles.css वो मैंने कहाँ सेव करी है, वो मैंने जहाँ पर ये लिंक टैग सेव है वहीं पर सेव करी है। कहाँ, दिखा देता हूँ आपको, ये रही, ये देखो, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रही स्टाइल टैग एग्जाम्पल, ये रहा स्टाइल्स फाइल। तो ये दोनों साथ में सेव कर रखी है, इसलिए मैंने वहाँ पर डायरेक्ट नेम यूज़ कर रखा है, नहीं तो कंप्लीट लोकेशन यूज़ करनी होती है। तो सेम लोकेशन पे रखना है तो आप डायरेक्ट नेम यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कंप्लीट लोकेशन देनी है। जूम हटा देता हूँ। तो समझ में आ गया कैसे यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को देख लेते हैं अब एक बार। तो ये हमारी वही एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, styles.css। कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वैसे ही जैसे हम स्टाइल एड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, स्टाइल एड ये रहा। बस हमें क्या करना है, स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने .css से सेव करना है। ये यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो, एक्सटेंशन क्या होगी इसकी सेव करने की, .css, इसलिए हमें स्टाइल टैग का यूज़ नहीं करना। अगर यूज़ करोगे तो हमारा जो पहला सिलेक्टर होगा, क्योंकि स्टाइल के अंदर सिलेक्टर होते हैं, तो हमारा जो पहला सिलेक्टर होगा वो कभी वर्क नहीं करेगा। इसलिए स्टाइल टैग यूज़ मत करना, यहाँ पर डायरेक्ट आप सिलेक्टर यूज़ करना। और सिंटैक्स आपको पता ही है सिलेक्टर का नेम, उसके बाद ये डबल कोट्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़। और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। देखने के लिए अपने उस लिंक टैग पे आते हैं और Ctrl+S से इसको सेव करते हैं। अब हमने यहाँ पर CSS अपनी लिंक कर दी थी, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। Ctrl+S से सेव किया, लोकेशन पे गए, डबल टैप करते हैं लिंक टैग एग्जाम्पल पे, तो ये आ गया। देखो ये ओवरऑल क्यों आया, कैसे आया, ये समझते हैं। ये रहा हमारा हेड, 2 हेड यूज़ किए हैं, एक पैराग्राफ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने स्टाइलिंग यूज़ किया है। और बॉडी के अंदर मैंने क्लास दे दी है माई बॉडी। अब इन सब के कोरस्पॉन्डिंग एक स्टाइल शीट बना दिया है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये रही style.css। अब पैरा को मैंने दे दिया है ऑरेंज कलर 60 पिक्सल, हमेशा ये एक सिलेक्टर है, तो कोई भी पैरा यूज़ होगा। जैसे मी टू मैंने यहाँ यूज़ कर रखा है सबसे लास्ट, ये देखो, कोई भी पैरा हमेशा 60 पिक्सल और ऑरेंज कलर का होगा। देखने के लिए एक और पैरा यूज़ कर लेते हैं, मी टू 2। Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मी टू 2 देखो, ये भी 60 पिक्सल ऑरेंज कलर अपने आप। क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट यहाँ पर लिंक कर दी थी लिंक टैग के थ्रू। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमने बता रखा है पैराग्राफ का कलर ऑरेंज होगा, उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल होगा। ऐसे ही H1 का हमने कलर बता दिया था, H2 का कलर रेड बता दिया। अब वैसे ही सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो आप, जैसे स्टाइल टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो, बॉडी को क्लास दे रखी थी माई बॉडी, तो यहाँ पर मैंने माई बॉडी करके एक सिलेक्टर बना दिया और उसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, लाइट ब्लू। इससे ये भी समझ में आ गया कि बॉडी का सेक्शन कौन सा है हमारा, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है, लाइट ब्लू कलर में। तो ओवरऑल समझ गए अब क्या होता है, लिंक टैग क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो लिंक टैग और बेस टैग में, तो एक बार बता दूं, बेस टैग हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी लिंक्स यूज़ हो रहे हैं उन सबका एक बेस एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। और लिंक टैग किसी भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट से लिंक या रिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो REL का मतलब यही है, रिलेशन। तो यही है बस, बेस टैग और लिंक टैग। अब समझते हैं नेक्स्ट, स्क्रिप्ट टैग। अब इस पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं बना रखा है। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये बता देता हूँ सबसे पहले। तो इसका क्या काम है, ये हमारे वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट कोडिंग को एम्बेड करने में मदद करता है। अब ये हम हेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग, ओपन एंड क्लोज। तो अब कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, वो कहाँ लिखनी है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और ये स्क्रिप्ट टैग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर, और कहीं एक्सटर्नल एक फाइल CSS जैसी बना के लिंक भी कर सकते हैं हम। और बाकी जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट। अब नो स्क्रिप्ट एक बार लिख देता हूं। अब नो स्क्रिप्ट का क्या काम है, जब कोई ब्राउजर स्क्रिप्ट टैग को सपोर्ट नहीं करता हो, या किसी यूजर ने सेटिंग्स में जाके ब्राउजर में बंद कर दिया कि स्क्रिप्ट रन ना हो मेरे ब्राउजर में, तब नो स्क्रिप्ट काम आता है। तो यही काम है नो स्क्रिप्ट का, कि हमारे स्क्रिप्ट का ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना, कि जब स्क्रिप्ट रन ना हो तो क्या रन हो, नो स्क्रिप्ट। तो नो स्क्रिप्ट भी एक पेयर्ड टैग है। तो यही काम है बस नो स्क्रिप्ट का। अब एक बात और बता दूं, कहीं भी यूज करो स्क्रिप्ट टैग को, एक ही जगह यूज करना, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल। ऐसे ही नो स्क्रिप्ट को भी एक ही जगह यूज करना। इसको भी आप हेड और बॉडी में यूज कर सकते हो और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो।
अब सबसे लास्ट बात बता दूं स्क्रिप्ट के बारे में, क्या कि स्क्रिप्ट दो तरीके की लिखी जाती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्या होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट जो हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखें। फॉर एग्जांपल ये वाली, इसके अंदर हम अगर कोई स्क्रिप्ट लिखें तो वो क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ये समझ गए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होता है? जो हम सर्वर एंड पे लिखते हैं। जैसे कि हम कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बनाए और वो सिर्फ सर्वर पे रन हो। नहीं समझ में आ रही हो तो जावास्क्रिप्ट जब करेंगे तब समझ में आ जाएगी। अभी यही समझ लो कि एक क्लाइंट साइड, एक एक्सटर्नल साइड। क्लाइंट साइड जब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट यूज हो रखी हो तो क्लाइंट साइड, और जब सर्वर एंड पे रन हो तो वो क्या है? सर्वर साइड। और नो स्क्रिप्ट समझ में आ गया क्या? कि ये इसका अल्टरनेट है स्क्रिप्ट टैग का। तो जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना हो वो आप नो स्क्रिप्ट के अंदर लिखो। तो कब रन होगा वो? जब स्क्रिप्ट टैग रन ना हो। तो यही है ओवरऑल हेड टैग के अंदर यूज होने वाले टैग्स। समझ में आ गया इनका क्या काम है, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो बार बार वीडियो देखो और कमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।